हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए संविधान के द्वारा दिए गए हों और जिनका संरक्षण भी संविधान के अंतर्गत किया गया हो, उसे ही मूल अधिकार कहा जाता है। तो इस बात को याद रखना, मूल अधिकारों की परिभाषा के बारे में याद रखना कि जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उस तरह के अधिकार को हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकारों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की गई है। कहाँ पे? भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके अंतर्गत मूल अधिकार आते हैं। भाग 3 जो है भारतीय संविधान का, उसे भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो याद रखना, पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मूल अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में है। मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखना कि मूल अधिकार कैसे हैं, तो मूल अधिकार जो हैं वाद योग्य हैं। हालांकि मूल अधिकार वाद योग्य तो हैं, पर ये असीमित नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं परंतु असीमित नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, प्रतिबंध का कारण सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, ये बात कौन बताएगा? तो ये बात अदालत बताएगी। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना कि वाद योग्य है लेकिन असीमित नहीं है, इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में मूल अधिकार को, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो पूछा जाता है कि मूल अधिकारों को हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति कहाँ जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य हैं, इनके हनन पर हम न्यायालय जा सकते हैं। तो कहाँ जा सकते हैं, किस तरह के न्यायालय जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति एक तो उच्च न्यायालय जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, और दूसरा उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो दोनों बातें याद रखना, अगर व्यक्ति चाहे तो उच्च न्यायालय जा सकता है, और अगर वो चाहे तो डायरेक्ट सीधे वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील लेकर ही सुप्रीम कोर्ट जाए व्यक्ति। अगर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसको याद रखना। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कितने हैं? तो अभी तो 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, जो 7वां मूल अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। तो इस बात को याद रखना कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अभी मूल अधिकार कितने बचे? 6 बचे। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जो पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है। और अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कहाँ पर? अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखना। फिर हम बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की बात करी गई है।
और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पहला जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार वर्णित है। तो अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 13 में क्या वर्णित है ये जानना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 में दी गई है राज्य की परिभाषा। जब हम राज्य की परिभाषा की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो राज्य के अंतर्गत एक तो आती है भारत सरकार, ठीक है, दूसरा हमारी संसद, वो भी राज्य के अंतर्गत आती है। प्रत्येक राज्य की जो विधानमंडल है, प्रत्येक राज्य की जो सरकार है, मंत्रिमंडल, विधानमंडल, वो भी राज्य के अंतर्गत आता है। और भारत के राज्य क्षेत्र में स्थानीय और अन्य जो प्राधिकारी हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात को याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं वो शून्य होंगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 13 में। अर्थात इसके अनुसार, आर्टिकल 13 के अनुसार ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है राज्य को जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करती हो। भाग 3 अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। तो ऐसे किसी भी कानून को अनुमति नहीं है कि ऐसा कोई कानून राज्य बनाए। और ये भी याद रखना कि यदि राज्य ऐसा कोई कानून बना दे जो कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे या मूल अधिकारों का उल्लंघन करे या मूल अधिकारों को कम करे, तो याद रखना अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो जो कानून होगा वो उस हद तक शून्य होगा जिस हद तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इस बात को याद रखना, ठीक है। उस सीमा तक वो कानून मान्य नहीं होगा जिस सीमा तक वो उल्लंघन कर रहा है किसी चीज़ का मूल अधिकारों से संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं समानता के अधिकार की। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। ये जो आर्टिकल्स हैं ये ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको लेकर के आप याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में लिखा है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 14 में लिखा है। अर्थात इसका मतलब ये है कि राज्य सभी लोगों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इसका यही मतलब है। अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 में लिखा है कि केवल को जरूर याद रखना, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। ठीक है, ये जो 5 आधार हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध अर्थात इन पर भेदभाव करने से रोका गया है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। तो इस बात को भी याद रखना, राज्य किसी भी नागरिक के साथ, कोई भी नागरिक हो, इन आधारों पर तो भेदभाव नहीं करेगा। ये बात कहा गया है किसमें? आर्टिकल 15 में। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 16 में है। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित जो विषय होंगे उनमें सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर प्राप्त होंगे। इसका यही है। अनुच्छेद 17 की बात करें, अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के अंत की बात कही गई है किसमें? अनुच्छेद 17 में। फिर हम किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 18 की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है और अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ है। तो 17 की बात हम कर चुके हैं, छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है किसके तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। और अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत जो है ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 18 में। सेना और विद्या संबंधी उपाधि के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, ये बात याद रखना इसी के तहत। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक की, अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित
कुल 6 तरह की स्वतंत्रताएं वर्णित है किसमें, अनुच्छेद 19 में। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) की। इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अर्थात बोलने की और अभिव्यक्ति जाहिर करने की जो स्वतंत्रता है वो किसमें है, अनुच्छेद 19(1)(a) में है। 19(1)(b) में क्या है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। निरायुध का मतलब बिना आयुध के, बिना शस्त्रों के आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(c) में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ, सम्मेलन या सहकारी समितियों से संबंधित जो स्वतंत्रताएं हैं वो अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत है। अनुच्छेद 19(1)(d) में लिखा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की, घूमने की, अबाध संचरण की जो स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 19(1)(d) में। अनुच्छेद 19(1)(e) में क्या लिखा है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता जो है वो है अनुच्छेद 19(1)(e) में। 19(1) जो F है ये अभी नहीं है, पहले 7 थे इसमें अधिकार, अभी 6 हो गए हैं तो ये हटा दिया गया है। 19(1)(g) में क्या है, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है 19(1)(g) में, तो इसको भी याद रखना। पहले 7 अधिकार थे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अभी 6 हैं तो ये भी याद रहने चाहिए, ठीक है। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कब हुआ था, 1978 में, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में लिखा है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना, ठीक है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, ठीक है। और ये भी याद रखना कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी, ये भी प्रावधान है। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। ये सारे जो प्रावधान हैं ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 21 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आता है। और ये कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, किसको, शिक्षा के अधिकार को, तो इस बात को याद रखना। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की व्यवस्था की गई है, किसमें, अनुच्छेद 22 में। फिर हम बात करते हैं अगले मूल अधिकार की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का जो प्रतिषेध है वो किसमें है, अनुच्छेद 23 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये किसमें है, ये अनुच्छेद 24 में। और ये दोनों ही आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों में या जो खान होती हैं, माइंस, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये है अनुच्छेद 24, ठीक है। फिर हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कहा गया है कि अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो किसमें है, वो किया गया है अनुच्छेद 25 में। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है वो किस में दी गई है, अनुच्छेद 26 में। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है, पोषण करने का अधिकार है, उस पर प्रशासन करने का अधिकार है, तो ये बात याद रखना। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से मुक्ति या स्वतंत्रता दी गई है, किसके तहत,
अनुच्छेद 27 के तहत कहने का मतलब ये है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या किसी धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में खर्च करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। तो राज्य उसके लिए उस तरह के कर देने के लिए किसी को भी मजबूर नहीं कर सकता, किसी को भी बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता दी गई है किसमें? अनुच्छेद 28 में। अर्थात राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं अगले मूल अधिकार की, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, इसके तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी तरह की सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका टोका नहीं जाएगा। इसका यही मतलब है। अनुच्छेद 30 की बात करें, यह भी इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 30 में। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32, और इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? तो इसे संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। ये भी याद रखना। आगे चलते हैं। फिर हम जानते हैं कि ऐसे अधिकार कौन कौन से हैं जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। तो ऐसे कौन से अधिकार हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अन्य जो भी मूल अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को, दोनों को प्राप्त हैं। तो ये भी याद रखना। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।